सभी को नमस्कार। हमारा वही टॉपिक उच्चतम न्यायालय, पहला भाग हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन दूसरा भाग आगे से शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि लास्ट में कि न्यायाधीशों के वेतन के बारे में, कि न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति इनके वेतन को निर्धारित करता है और उसके बाद में किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन को कटौती नहीं की जा सकती। बस एक जब तक भारत में अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ हो। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के तहत यहाँ पर वेतन में कटौती कर सकते हैं। बस अब इसके आगे से अपन शुरुआत करते हैं। आज पढ़ते हैं अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 के तहत हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या है? बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत कौन करता है, किसकी सलाह पर की जाती, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश का अर्थ हो गया कि कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या और होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तब वह राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश या तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, उनको नियुक्त कर सकते हैं, या फिर किसी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों, उनको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इनका जो कार्यकाल है, तदर्थ न्यायाधीशों का कार्यकाल है, वो अधिकतम 2 वर्ष तक का होता है। 2 वर्ष तक इनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो याद रखना, तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और इनका अधिकतम जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। बस इतना ही पूछा जाता है। ये आपके ध्यान देने योग्य बातें हैं, वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी ध्यान में रहना चाहिए ये चीजें। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है? अभिलेख न्यायालय ये है कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उसको लिखा जाएगा, उसकी एक किताब बनेगी कि बाद में निचली जो अदालतें हैं या भविष्य में जब वैसा ही कोई मामला सामने आता है तो इस अभिलेख को देखा जाए और इसके आधार पर निर्णय दिया जाए कि पहले किस आधार पर यह निर्णय दिया गया था। तो इसलिए अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को भी अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। किंतु अपन जहां पर अनुच्छेद 129 के बारे में बात करते हैं, 129 में सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेखीय न्यायालय होगा। उसके सभी जो दिए हुए निर्णय हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 130। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 130। मैं वही अनुच्छेद बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकी यदि सभी अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो खूब लंबा वीडियो भी हो जाता है और काम के हैं भी नहीं। कि जो एग्जाम में आए हुए हैं अपन मुख्य रूप से फोकस वहीं पे कर रहे हैं जहां पर आने की संभावना है, या 3-3, 4-4 बार, 5-5, 10-10 बार रिपीट हो चुके हैं, उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में बात करें, वही चीजें अपन देख रहे हैं। अब अनुच्छेद 130 में क्या है? अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित कर रखा है
और वह उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है, सबको पता है, ये दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली में है, दिल्ली में है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या उच्चतम न्यायालय का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, क्या हमेशा वो दिल्ली में रहेगा? तो यस, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के आधार पर ऐसा भारत में पहले 2 बार हो चुका है, एक हैदराबाद और दूसरा श्रीनगर। 2 बार उच्चतम न्यायालय ने अपना स्थान परिवर्तित करके वहां पर हैदराबाद में और श्रीनगर में जाकर के अपना फैसला सुनाया, वहां पर ये पूरी प्रक्रिया की। ठीक है, तो राष्ट्रपति की यहां पर ध्यान दे लो थोड़ा सा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। अभी तक 2 बार हो चुका है, एक बार हैदराबाद और श्रीनगर। ये पूछा नहीं जाता है, बस ध्यान योग्य देने की वाली बातें हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है ये, बस इतना याद रखना कि उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है वो दिल्ली में है, किस अनुच्छेद के तहत है, 130 के तहत है। अब अपन आगे बात करते हैं अनुच्छेद 143। कि अनुच्छेद 143 में क्या है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अपन बात करते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि कई बार राष्ट्रपति महोदय के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तब राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है और आप हमें परामर्श दीजिए, किस आधार पर? अनुच्छेद 143 के आधार पर। अब यहाँ पर मजे वाली बात, यहाँ पर एक तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को वह परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि राष्ट्रपति महोदय ने कुछ परामर्श मांगा है तो पहली बात तो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से राष्ट्रपति को कोई परामर्श दिया है तो वहां पर राष्ट्रपति वह बात माने और उसके अनुसार कार्य करे, राष्ट्रपति भी बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में कोई पूछता नहीं है, वह राष्ट्रपति को परामर्श देने का अनुच्छेद 143 अपने लिए है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मुझे यूं लगा कि एक बार बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 148। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 148 स्टार्ट दे दो इसको। अनुच्छेद 148 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट रूप में कैग बोलते हैं, CAG, कैग। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद के बारे में बात की गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश का सबसे बड़ा लेखाधिकारी है। यह देश का सबसे बड़ा लेखाधिकारी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। नियुक्ति
राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और इनका जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब इसको थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो के जो पद है ना, उसकी स्थापना अनुच्छेद 148 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करता है। यह है देश का सबसे बड़ा लेखाधिकारी माना जाता है। और इनकी जो कार्यकाल है ना, वो या तो 6 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, या इनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी, 65 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष पहले हो, जो भी पहले हो, और इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है, ये चीजें याद करो। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया। न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया, ये क्या है? अब देखो, महाभियोग प्रक्रिया का अर्थ ये है कि उनको समय से पूर्व पद से हटाना। महाभियोग चला करके समय से पूर्व पद से हटाना। अब ये महाभियोग प्रक्रिया मुख्य रूप से संसद के द्वारा चलाई जाती है, चाहे वो राज्यसभा से शुरू करो चाहे लोकसभा से। यदि दोनों जगह से ये प्रक्रिया पास हो जाती है तो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार उस न्यायाधीश को पद मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले मुख्य रूप से वी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे। वी रामास्वामी ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मामला है 1993 का, 1993 का मामला है। और इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई। और यहां पर क्या है कि इसमें क्या हुआ था कि ये प्रथम न्यायाधीश थे, इतना याद रखना। एक तो भारत में महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने में प्रथम न्यायाधीश, इन्होंने सामना किया था महाभियोग प्रक्रिया का। लोकसभा में जब ये प्रस्ताव आया इनके खिलाफ, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, किंतु ये प्रस्ताव यहीं पर ही गिर गया था। कैसे गिरा था कि एक निश्चित संख्या के तहत सांसदों को उपस्थित होना था, लेकिन उस समय वो सांसद उपस्थित हुए नहीं थे और ये लोकसभा में प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद में इन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का तो एकमात्र मामला ये है। हाई कोर्ट के 2 मामले और आए थे हमारे यहाँ पर। तो दूसरा जो मामला है वो था सौमित्र सेन का। सौमित्र सेन, ये मामला है सन 2011 का। सौमित्र सेन के ऊपर मुख्य रूप से ये कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। कोलकाता हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। अब इनके साथ में क्या होता है कि इनका ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाने का कारण था अनुचित व्यवहार। महाभियोग प्रक्रिया लाने का कारण क्या था? अनुचित व्यवहार। इनका कोई अनुचित व्यवहार था, उसके आधार पर इनके ऊपर लाया गया। तो यहां पर इनका सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा में इनका ये जो महाभियोग प्रक्रिया थी ये पास हो चुकी थी। बाद में जैसे ही लोकसभा में आया ये मुद्दा, तो उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था। लोकसभा में वोटिंग होने से पहले ही इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इसलिए ये महाभियोग प्रक्रिया बाद में पूरी हुई नहीं, पहले ही अपने पद से हट गए थे। अब तीसरे जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो थे अपने पीटी दिनकरन।
पीडी दिनांकरण, ये मुख्य रूप से सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश थे, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इन पे ऊपर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत जैसे ही हुई, जैसे ही महाभियोग प्रक्रिया को शुरू किया गया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, अपने पद से हट गए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमारे 3 अपने न्यायाधीश थे जिनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई। अब ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, किंतु इसके कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अपने इसमें नहीं आए हैं, वो बता रहा हूं। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कि वे टॉपिक कौन कौन से हैं। उन टॉपिकों के बारे में बात करें तो एक तो